हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, अभी तक अपन ने लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे थे अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से पहले अपन ने पढ़े थे रैंक, नलिटी, ये सब अपन ने पढ़ा था। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अपन ने चेंज ऑफ बेसिस देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। तो वो चेंज ऑफ बेसिस एक अलग चीज है, लेकिन मैट्रिक्स जो अपन ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स निकाली वो और रैंक, नलिटी, इनमें इन्वर्टिबिलिटी या सिंगुलैरिटी, नॉन सिंगुलैरिटी, इनमें क्या रिलेशन है वो चीज अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, टी क्या है मेरा, V ओवर F टू W ओवर F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, सच दैट डायमेंशन W, डायमेंशन V मेरी n है, यानी कि मेरे पास डोमेन कोडोमेन दोनों की डायमेंशन सेम है। लीनियर ऑपरेटर होना जरूरी नहीं है बट डायमेंशन सेम है, ठीक है। और अगर डायमेंशन अलग अलग हुई तो क्या होगा, तो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सेम है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो देखो, मेरे पास डायमेंशन V, डायमेंशन W सेम है, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, नहीं बनेगी n बाई n की, क्योंकि पहले आता है कोडोमेन फिर आता है डोमेन। लास्ट लेक्चर में बताया मैंने। ओके, तो T11, T इज 11, इसका मतलब कि मेरी नलिटी क्या होगी, नलिटी ऑफ T यानी कि 0 होगी। नलिटी T मेरे पास 0 होगी। इसका मतलब मेरे कर्नल में कौन आएगा, सिर्फ 0 आएगा। कर्नल में सिर्फ 0 आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी मैंने, ये ठीक है, कर्नल में 0 आएगा। और अगर नलिटी T मेरी 0 हो गई तो रैंक कितनी होगी, अपन RN थ्योरम यानी कि रैंक नलिटी थ्योरम जानते हैं, अपन पढ़ाया मैंने। तो उसमें क्या होता है, अपन डायमेंशन V इक्वल टू रैंक T प्लस नलिटी T। ये देखा अपन ने, नलिटी T 0 है तो रैंक T डायमेंशन V के, और डायमेंशन V डायमेंशन W इक्वल है, तो डायमेंशन W। तो देखो ऑन टू हो गई मेरी, तो T ऑन टू भी हो जाएगी। अब जब T मेरी ऑन टू होगी तो इमेज यानी कि मेरी रेंज ऑफ T मेरी W के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी डायमेंशन n है। इसका मतलब बेसिस में n एलिमेंट है, n एलिमेंट है वो Li होंगे, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से अपन पूरा W जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो कर्नल T मेरा 0 है और ये T मेरा Li वेक्टर को हमेशा Li वेक्टर पर ही मैप करेगा। क्यों, क्योंकि T मेरा 1 1 है, मैंने ये चीज आपको पहले बता दी। अब T इज इन्वर्टिबल, T क्या है मेरा, इन्वर्टिबल है। तो अगर आपकी रैंक T फुल हो गई, रैंक T ये लिखा ना मैंने नीचे, रैंक T फुल, भाई नलिटी 0 है, T 1 1 है तो नलिटी 0 होगी, नलिटी 0 है तो रैंक n होगी। तो अगर मेरी रैंक फुल हो गई या फिर नलिटी 0 हो गई तो मेरा T ये मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स A है, क्या है मेरे पास मैट्रिक्स A, तो मैं कब कहूंगा मेरी मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल जब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो। तो इन्वर्टिबल कब होगी, जब रैंक मेरी फुल होगी, नलिटी 0 होगी। रैंक फुल मतलब कि n के इक्वल, ओके, n के इक्वल मेरी रैंक होगी। और T इज नॉन सिंगुलर, तो इन्वर्टिबल बोल दो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल दो, बात एक ही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, बात एक ही है, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ठीक है। तो अभी ये था मेरा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन देख रहे थे कि भाई रैंक T क्या है, ये नलिटी T में। अब देखो, अपन बेसिस होता है अपना बेसिस, कि भाई बेसिस में मेरे पास V1 V2 V3 ये सब इतना होता है। ओके, तो अपन क्या करते थे, पिवट एलिमेंट बनाते थे,
तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल में लेके चलता हूं कि एग्जांपल मैंने लिया कि R3 ओवर R का, ओके, बेसिस मैंने ये ले लिया कि 100 और फिर 110 111, मैंने ये एग्जांपल ले लिया बेसिस का। तो मुझे चेक करना है कि एल आई है नहीं है, यही चेक करना होता है। बेसिस है तो ऑब्वियस सी बात है एल आई होगा, लेकिन चेक करना है। तो 100 110 111, तो इसकी रैंक, रैंक मतलब पिवट एलिमेंट का नंबर, कितने पिवट एलिमेंट है मेरे पास, रैंक होगी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट्स। तो उतने मेरे पास मैट्रिक्स की रैंक होगी। कितने पिवट एलिमेंट है, 3 पिवट एलिमेंट है मेरे पास, तो कितनी रैंक होगी मेरे पास, रैंक होगी सिर्फ 3 रैंक। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का होता कि भाई 1 2 3, यहाँ पे ये भी था, तब भी पिवट एलिमेंट कितने आए मेरे पास, 3 ही आए, तो रैंक कितनी आएगी पास, 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझ लो कि नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स, ठीक है। और जब भी डिटरमिनेंट की बात आएगी तो डिटरमिनेंट आप निकाल ही लोगे। अगर डिटरमिनेंट मेरा 0 है, डिटरमिनेंट 0 है, तो मेरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। इन्वर्टिबल नहीं है मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन इन्वर्टिबल मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर मतलब नॉन इन्वर्टिबल। इस चीज को ध्यान रख लो, क्या कि सिंगुलर मतलब नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल मतलब डिटरमिनेंट ऑफ टी बोल दो या डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल दो, वो क्या आएगी मेरे पास, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा। ओके, तो ये मेरा ऐसे है। तो अब देखो जब इन्वर्टिबल होगी ना मेरे पास, तब रैंक मेरी फुल होगी एन के इक्वल, एन के इक्वल। तो टी क्या बन रही है मेरी, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बन रही है। ओके, ये मेरी डायमेंशन किसको शो करती है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन को, ठीक है। तो नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट कितने आ रहे हैं मेरे पास, एन आ रहे हैं, एन पिवट एलिमेंट आ रहे हैं। तो एन पिवट एलिमेंट है जो कि किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के इक्वल है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के इक्वल है, यानी कि रैंक एन, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी के इक्वल है। इसका मतलब रैंक ऑफ टी मेरी किसके इक्वल हो गई, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। तो मेरी टी क्या होगी, ऑन टू होगी, टी मेरी ऑन टू होगी। अच्छा चलो ठीक है। तो अब ये क्या है मेरी, ये एन जो इधर मैंने लास्ट में लिखा है, ये एन क्या है मेरा, डायमेंशन ऑफ वी। ध्यान से समझना इसको, दोनों का अलग अलग है। ओके, तो जो लास्ट में जो मैंने एन लिखा है बाद वाला, वो किसको शो करता है, डायमेंशन ऑफ वी को शो करता है, ठीक है। अच्छा, तो अपन आर एन थ्योरम से जानते हैं, डायमेंशन वी इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी, ठीक है। तो रैंक टी निकालना तो अब आपके लिए इजी हो गया। क्या होता है रैंक टी, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट, भाई यही मेरा रैंक टी होता है। तो नलिटी टी आप सीधा मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हो, आप सीधा का सीधा मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हो। नलिटी टी भी है आपके पास, नलिटी टी आई जाएगी कैसे, रैंक टी तो आपके पास नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट हो जाएगा, डायमेंशन वी आपको मिलेगी सही, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नलिटी टी आप आसानी से निकाल सकते हो। और एक दूसरा तरीका क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप रैंक और नलिटी निकालो, ठीक है। तो ये दो चीज मेरी मैट्रिक्स में बहुत ही ज्यादा मेन होती है, आप रैंक निकालो और नलिटी निकालो। ओके, तो देखो मेरी इसके इक्वल है, तो मेरी नलिटी क्या आएगी, एन माइनस रैंक टी, एन माइनस रैंक टी। ओके, अगर मेरा डिटरमिनेंट क्या है, 0 है, अगर मेरा डिटरमिनेंट ऑफ टी क्या है, मेरा 0 है, इसका मतलब क्या है कि नलिटी टी, अच्छा नलिटी टी को बाद में देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ टी मतलब क्या है, 0 है। इसका मतलब आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि भाई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। तो मेरे पास अगर डिटरमिनेंट टी नॉन जीरो होगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ टी मेरा नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी रैंक फुल होगी, रैंक फुल होगी। तो हर जगह पे A11, A22, A33, A44, ANN, इनमें क्या मिलेंगे मुझे, पिवट एलिमेंट मिलेंगे। मतलब जरूर नहीं है कि ए आई पर ही मिले, मान लो इधर आगे मिल गया, एक आगे मिल सकता है, जैसे मान लो A4 5 पे मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि A4 4 पर ही मिले। ओके, बट मेन चीज पिवट एलिमेंट। तो पिवट एलिमेंट अगर अपन को नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल मिल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ टी मेरा क्या होगा, नॉन जीरो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ टी 0, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट मेरा ऑर्डर से कम होगा, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट मेरा ऑर्डर से कम होगा।
तो मेरी डायमेंशन भी क्या है, n इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी। और रैंक टी किसको शो करता है, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट को, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट को, जो कि क्या है मेरा लेस देन है n से, ये n से लेस देन है। इसका मतलब क्या होगा कि जो n माइनस n ये नलिटी यानी कि नलिटी मेरी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। कब, जब मेरा डिटरमिनेंट ऑफ टी नॉन जीरो होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ टी नॉन जीरो होगा। इसका मतलब अगर मेरी मैट्रिक्स 1 1 नहीं है, मैट्रिक्स मेरी 1 1 नहीं है, तो नलिटी तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन जीरो आती है। नॉन जीरो आती है तो जीरो से बड़ी आएगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जीरो से बड़ी क्या होगी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। उस केस में मेरा डिटरमिनेंट ऑफ टी जीरो होगा, और उस केस में रैंक मेरी फुल नहीं होगी, रैंक फुल नहीं होगी। ओके, तो देखो एग्जांपल से देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल से देखते हैं। तो आपको जब भी देखना हो ना बेसिस वगैरह बन रहा नहीं बन रहा, एलआई वगैरह बन रहा नहीं बन रहा, तो पिवट एलिमेंट से तो देखना ही है। डिटरमिनेंट और चेक कर लो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही ना, डिटरमिनेंट और चेक कर लो कि भाई डिटरमिनेंट जीरो है नहीं है। जैसे मान लो मैं बोल दूं R3 ओवर R में कि भाई मेरे पास ये चेक करो 1 2 1 1 3 1 1 2 4 2 5 4, ये चेक कर लो। मुझे भी पता नहीं है कि ये मेरे पास बेसिस बनेगा नहीं बनेगा, मुझे पता नहीं है। बेसिस बन गया तो मैं स्पैन करवा दूंगा, R3 और R बन जाएगा मेरा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुझे पहले चेक करना है कि बेसिस बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके लिए मुझे एलआई चेक करना है। एलआई चेक करने के लिए मैं 1 2 1 1 3 1 2 5 4। तो अब ये एलआई है नहीं है, चेक करने का क्या तरीका कि भाई पिवट एलिमेंट देखूं मैं, यही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बस कुछ मत करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर मेरा डिटरमिनेंट क्या आया नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि रैंक ऑफ टी मेरी क्या होगी फुल। फुल का मतलब ये 3 क्रॉस 3 की ना, तो रैंक टी मेरी क्या होगी 3। और रैंक टी किसको शो करती है, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट को, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट को। तो इसका डिटरमिनेंट देखो कितना आता है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं उसका 12 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 8, तो 12 प्लस 5 17 प्लस 21 8 5 माइनस 19, नॉट जीरो आ रहा है, 2 आ रहा है मेरे पास, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो डिटरमिनेंट कितना है 2 आया, नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। इसका मतलब रैंक मेरी फुल है। रैंक फुल कितनी है, ऑर्डर के इक्वल 3 है। 3 मतलब नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट कितना है मेरे पास 3 आए, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट कितना है मेरे पास 3 आए, और अपने पास 3 ही एलिमेंट थे, इसमें 3 ही एलिमेंट थे, तो यानी कि ये मेरा बेसिस बन जाएगा, ये मेरा बेसिस बन जाएगा। अगर मान लो 4 क्रॉस 4 की होती, अगर मान लो मेरे पास 4 क्रॉस 4 की होती भाई 2 3 4 5 6 7 8, ओके, इस तरह का मेरे पास कुछ होता, और मेरे पास सिर्फ 3 ही पिवट एलिमेंट आते, तो अगर मेरा डिटरमिनेंट जीरो आता, तो पिवट एलिमेंट, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट क्या बोलते हैं आप, नॉट इक्वल टू 4। कितने होंगे मुझे पता नहीं है, कितने होंगे मुझे पता नहीं है अभी। इस मैट्रिक्स को देखकर मैंने तो सिर्फ क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, जो कि जीरो आया। इसका मतलब नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट मेरे 4 तो नहीं है, या तो 0 1 2 3 1 2 3, इनमें से इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। अगर नॉन जीरो था तब तो मैं कंफर्म था कि 4 ही होंगे, कंफर्म था, क्योंकि रैंक फुल हो जाती तो वो ऑर्डर के इक्वल हो जाती रैंक, और रैंक किसके इक्वल होती, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट के, तो तब तो वो 4 आती। लेकिन अभी मुझे पता नहीं, तो अभी मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एलआई चेक करने के लिए डिटरमिनेंट की भी हेल्प ले सकते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की भी आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो देखो अब अपन देखते थोड़ा, ये तो क्या था सेम ऑर्डर, क्या था ये सेम ऑर्डर। अब अगर सेम ऑर्डर नहीं है मेरे पास, कि जैसे मान लो टी है मेरा R2 ओवर R से R3 ओवर R, ओके, तो देखो मेरी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, टी बनेगी मेरी 3/2 ऑर्डर की, 3/2 ऑर्डर की, ओके। यानी कि मेरे पास क्या होगा, A11 A12 2 कॉलम है, A21 A22 A31 A32, ओके, ये है मेरे पास। तो देखो अगर मैं इनको बनाऊं टपल में, तो ये एक टपल, ये 2 टपल, इसी तरह से बनेंगे, ओके। तो 2 टपल है,
ये दोनों एलआई हो सकते हैं। क्या रैंक मेरी कभी 3 आ सकती है? क्या रैंक मेरी कभी 3 आ सकती है? क्या 3 आ सकती है मेरी रैंक? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि टपल ही मेरे पास 2 है। अच्छा चलो, आपके दिमाग में ये चीज भी आ सकती है, आपके दिमाग में एक चीज ये आ सकती है कि भाई मैं ऊपर भी तो कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टली, यानी कि रो में भी तो कर सकता हूँ मैं ये। तो चलो कर लो, कर लिया। अब देखो टपल कितने हो गए? 3। अब बोल सकते हो कि मेरे पास रैंक 3 आ सकती है, लेकिन ये क्या है? 2 टपल, 2 टपल बनाया ना, R2/R। कभी इसकी रैंक 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इनमें रैंक कभी 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती R2/R में। तो अगर मेरे पास, तो एक नोट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? नोट बड़े ध्यान से देखना। इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज m इंटू n, m इंटू n, ठीक है? तो मान लो कि मेरा, ये मैंने मान लिया कि भाई ये मेरा m लेस देन n, m लेस देन n, ये मैंने मान लिया। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं मान सकते कि भाई m ग्रेटर देन n, ऐसा भी मान सकते हो आप, क्योंकि मुझे पता थोड़ना है। m लेस देन n, मैंने मान लो ये 4 क्रॉस 5 की, तो किसी ने m को 4 माना, n 5 हो गया। इस तरह से अगर मेरा इस तरह का भी होगा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्रॉस 4, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज m नॉट इक्वल टू n। ये मुद्दे की बात है, दोनों इक्वल नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है। देन रैंक ऑफ t, रैंक ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी रैंक t m और n में से मिनिमम होगा ना, या तो उसके इक्वल होगी या फिर उससे कम होगी, उससे लेस होगी, ठीक है? ये ऐसा है कि रैंक t मेरी m और n के मिनिमम से लेस देन इक्वल्स टू होगी। ओके, तो जैसे देखो मैं इसमें बनाऊं कि भाई t इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7, 3 क्रॉस 2, तो m इंटू n, m इंटू n में मान लो ये, अब क्या है यहाँ पे? m बड़ा है n छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नॉट इक्वल चाहिए। इक्वल के लिए तो मैं देख ही चुका हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट से देख लो। रैंक अगर फुल होगी तो डिटरमिनेंट मेरा नॉन जीरो आएगा, तो लिख सकते हो, और रैंक फुल नहीं होगी तो डिटरमिनेंट में जीरो आएगा, तो उस केस में आपको पिवट एलिमेंट निकालने पड़ेंगे और उसी से आपको रैंक पता चलेगी। तो यहाँ पर रैंक कैसे पता लगाएंगे? तो देखो m और n दोनों इक्वल नहीं है ना, तो मेरी रैंक ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि रैंक t लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n, मैंने ऐसा बोला है। ओके, तो मेरी रैंक m और n यानी कि 3 और 2 में से मिनिमम कौन है? 2 मिनिमम है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरी रैंक t की 2 हो सकती है, 1 होगी, 2 होगी या फिर 0 होगी, 0 1 2, बस यही केस है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी, ठीक है? तो निकालो भाई, मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो ये 0, ये बस -1 बन गया। ओके, -1, a11 के नीचे मुझे अभी वापस 0 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा मैं, तो ये 0 और ये -2, 0 -2। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हुआ? ये मेरे पास 0 हो गया। तो कितनी है मेरे पास रैंक? 2 आई है। रैंक कितनी है? 2 आई है। तो रैंक t लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n। अगर m इक्वल टू n हुआ, भाई अपन ने अभी तक क्या मैंने फॉर्मूला क्या बताया? रैंक t मेरा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n, मैंने ऐसा बताया जब m नॉट इक्वल टू n। और अगर m इक्वल टू n हुआ मेरा, तो रैंक t इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए? मिनिमम ऑफ n, n, है ना? अब मैं आपसे कहूं कि मिनिमम ऑफ 3, 2 निकालो, तो इजीली निकाल सकते हो 2। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम ऑफ 2, 2 निकालो, कि भाई 2 और 2, 2 और 2 में से मिनिमम कौन है? तो मिनिमम क्या दोनों इक्वल है, तो किसके इक्वल आएगा? तो 2 के ही इक्वल आएगा, यानी कि मेरा रैंक t लेस देन इक्वल टू n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मेरी रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर के लेस देन इक्वल टू होगी, ठीक है? इतना बात समझ लो। अच्छा चलो, ये हो गया। तो ऑन टू का मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑन टू कब होगी। अच्छा, इसमें देखो ऑन टू है ही नहीं है,
ये मेरी चीज ऑन टू है, 1 1 है, क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखेंगे अपन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख रहे, अभी मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स देखेंगे। तो रैंक ऑफ टी कितनी है मेरे पास, रैंक ऑफ टी मेरे पास, रैंक ऑफ टी मेरे पास 2 आई है। ओके, ये थोड़ा 1 मिनट, रैंक ऑफ टी 2 आई है। तो देखो रैंक टी 2 है, मुझे चेक करना है कि ऑन टू है नहीं है। ऑन टू के लिए क्या कि रैंक टी यानी कि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक किसके इक्वल होनी चाहिए, को डोमेन की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। को डोमेन की डायमेंशन कितनी है, 3 है, कितनी है, 3। तो 2 नॉट इक्वल टू 3, इसका मतलब टी इज नॉट ऑन टू। टी क्या है मेरी, ऑन टू नहीं है। बट क्या टी 1 1 है, तो 1 1 के लिए अपन क्या देखते हैं, नलिटी देखते हैं। तो रैंक टी मेरे पास है, डायमेंशन वी मेरे पास है, तो नलिटी देख लो आ जाएगी। डायमेंशन वी कितनी, 2 इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी। तो नलिटी टी कितनी आ रही है मेरे पास, 0 आ रही है, इसका मतलब टी क्या है मेरी, 1 1 है। तो टी मेरी 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, मेरी 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स बनाकर आप ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकते हो कि वो 1 1 है या ऑन टू है। रैंक नलिटी इजीली निकाल सकते हो। आपको बार बार रैंक का, रेंज का बेसिस और नल स्पेस का बेसिस लिखकर उनकी डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, आप सीधे सिंपली क्या करो कि भाई मेरे पास मैट्रिक्स मैंने निकाल ली, मैट्रिक्स बना ली विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अगर नहीं बोला गया है तो स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में ही बनाओ। रैंक और नलिटी हमेशा सेम रहेगी, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो। बेसिस कौन सा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ट्रांसफॉर्मेशन एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि यूनिक होती भी है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना उसके रेस्पेक्ट में रैंक और नलिटी हमेशा यूनिक होती है। ओके, ये ऐसा नहीं कि भाई बेसिस से चेंज हो जाएगी, अपन ने बेसिस चेंज किया तो रैंक नलिटी भी चेंज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो रैंक नलिटी 1 1 ऑन 2 ये सब नेचर देखने के लिए आप क्या करो, मैट्रिक्स बनाओ। नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट देखो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स तो नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट नंबर ऑफ रैंक के इक्वल है। रैंक आ जाएगी तो नलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपके पास डायमेंशन वी भी है। अगर वो मेरी रैंक डायमेंशन डब्ल्यू के इक्वल है तो ऑन टू हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें इस तरह से देखोगे आप, आगे बात समझ में। तो ये है मेरा मैट्रिक्स का नेचर। ओके, ये है मेरा मैट्रिक्स का नेचर। जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मेरे ये सब क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ये सब क्या होंगे, मेरे इक्विवेलेंट होंगे। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो मेरा इस तरह से होगा, रैंक टी मेरा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n, मिनिमम ऑफ m कॉमा n। ओके, तो मैं एक दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे भी देख लेते हैं अपन साथ के साथ, और 1 1 ऑन टू पर भी देख लेंगे। ओके, 1 1 ऑन टू, रेंज, नलिटी, इन पर अपन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं कि टी है मेरा R2 ओवर R से R2 ओवर R से R2 ओवर R। ओके, और मेरे पास बेसिस दिया हुआ है डोमेन का, सर डोमेन का बेसिस b इक्वल टू 1 1 1 1 1 माइनस 1। ये तो मेरे पास डोमेन के लिए दिया हुआ है। को डोमेन के लिए क्या है, बीटा डैश इक्वल टू 1 2 एंड 2 1। ओके, देन एंड टी इक्वल टू मेरे को मैट्रिक्स दी है। अब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 2 क्रॉस 2 की। तो को डोमेन क्रॉस डोमेन इस तरह की दी हुई 1 माइनस 2 5 एंड माइनस 1। तो अब मुझे निकालना है कि मेरी टी एक्स वाई मेरे पास क्या आएगी, मुझे ये निकालना है। ओके, तो वही सेम तरीका, ये कोफिशिएंट है, इसकी आप इमेज निकालो, इसकी इमेज निकालो और इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो और कोफिशिएंट वो यूज करो। इसके बाद एक्स वाई को इनकी टर्म में लिखोगे, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो उससे अपन देखेंगे कि भाई मेरी जो मैट्रिक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी ना, ये 1 1 है या ऑन टू है, 1 1 है या ऑन टू है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी रैंक कितनी है, कि टी 1 माइनस 2 5 माइनस 1, इसकी मेरे पास रैंक कितनी है मुझे ये देखना पड़ेगा। तो रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट देख लो, डिटरमिनेंट 0 हुई तो रैंक, सॉरी डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो रैंक फुल हो जाएगी। तो -1 + 10 यानी कि 9, नॉन जीरो आ रहा है
9 से मतलब नहीं, नॉन जीरो से मतलब है, नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब रैंक ऑफ टी क्या है मेरे पास, फुल। किसके इक्वल है, फुल। और फुल क्या होती है, यहाँ पे कितने बाई कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है ना, 2 क्रॉस 2 का है। तो देखो कोडोमेन की डायमेंशन 2 है, ऑन 2 हो गया। रैंक फुल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1 1 हो गया, ऑन 2 हो गया। इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ओके, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इस तरह से अपने को ट्रांसफॉर्मेशन में देखना है। तो अब देखो एक सवाल दिमाग में ये आता है कि अगर मुझसे, मैं इसका वैसे आपको आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या है, ये आंसर आप निकालोगे। तो 7x प्लस 15y अपॉन 2 कोमा x प्लस 6y, ये इसका आंसर है। ओके, ये आंसर आप निकालोगे। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि टी स्क्वायर निकालो, टी स्क्वायर एक्स कोमा वाई, यानी कि टी ऑफ टी एक्स कोमा वाई, टी स्क्वायर का मतलब टी इंटू टी नहीं है, ओके, टी ऑफ टी कंपोजिट। तो मतलब क्या होगा मेरे पास कि भाई मुझे इसके बाद एक और टी लगाना पड़ेगा, टी स्क्वायर के लिए एक और टी लगाना पड़ेगा। तो अब दिमाग में एक बात ये आती है कि क्या मेरे पास टी ये है 1 माइनस 2 5 माइनस 1, तो क्या मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके टी स्क्वायर निकाल सकता हूं क्या मैं? तो ऐसा गलत है, ऐसा आप नहीं करोगे, दिस इज रॉन्ग। तो ये है ना, अपना जब टी दिया हो अपन उसे टी स्क्वायर निकाल ले डायरेक्ट स्क्वायर करके ही, ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब अपना स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में हो। किसके रिस्पेक्ट में हो? स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। देखो जैसे ये तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है ना, पर्टिकुलर बेसिस कोई गिवन है उसके रिस्पेक्ट में है, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर होगा तो आप टी स्क्वायर निकालने के लिए डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो मैट्रिक्स का, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो और टी स्क्वायर निकालना, तो स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में। ओके, तो देखो जैसे मैं स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में मैंने मान लो टी एक्स वाई इक्वल टू कुछ भी ले लो, अगर आप यही ले लोगे, यही अगर आप ले लोगे स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में क्या बनेगी ये, मैं इसकी मैट्रिक्स बना रहा हूँ ना, टी एक्स वाई की इसकी मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड बेसिस मेरे दोनों तरफ 1 0 0 1, दोनों तरफ डोमेन को डोमेन में। ओके, 1 0 की इमेज मेरे पास क्या आएगी, 7/2 1, क्योंकि y कोफिशिएंट 0 है तो 0 0, तो 7/2 1। अब स्टैंडर्ड बेसिस में ना तो डायरेक्ट इसको कॉलम में लिख दो 7/2 1। बाकी अगर आप चाहो तो कोफिशिएंट से भी कर सकते हो। फिर आप टी ऑफ 0 1 निकालोगे, x कोफिशिएंट 0 है तो 15/2 6, 15/2 6, तो 15/2 6। ओके, तो अब अगर मुझे टी स्क्वायर निकालना है, क्या करना है मुझे, टी स्क्वायर निकालना है। अब अगर मुझे तो डायरेक्ट मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, 7/2 15/2 1 6, 7/2 15/2 1 6। अब इसको निकाल लो जो भी आता अपना, तो वही मेरा टी स्क्वायर बनेगा। जब आप टी स्क्वायर कैसे निकालोगे, वापस इसमें टी लगाओगे, ठीक है। अब जब आपने ये करा ना तो ये क्या बनेगा मेरे पास, टी ऑफ 7x प्लस 15y अपॉन 2 x प्लस 6y। तो ये मेरे पास एक और बन गया। अब इसको मान लो एक सेकंड के लिए, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 7u प्लस 15v अपॉन 2 और u प्लस 6v, ऐसा बनेगा। अब u v की जगह वैल्यू रख दो और उसके बाद आप t निकालो, तो आपके पास इधर जो आएगा ना वो सेम ही आएगा, दोनों से वो सेम आएगा। ओके, तो जब स्टैंडर्ड बेसिस हो तब आप कर सकते हो, लेकिन अगर पर्टिकुलर बेसिस दिया गया है तो आप डायरेक्ट टी स्क्वायर ऐसे नहीं निकालोगे। ओके, और जरूरी नहीं है कि अगर रैंक टी फुल है तो रैंक टी स्क्वायर भी फुल होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो कि मेरे पास टी है P3/R से P3/R such that T of Px equals to P डबल डैश x माइनस 2P डैश x प्लस Px। तो मुझे देखना है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है, ऑन 2 है, इन्वर्टिबल है, सिंगुलर है, नॉन इन्वर्टिबल है, क्या है ये, मुझे ये चेक करना है। तो डायमेंशन देखो क्या है मेरी मैट्रिक्स की, 4x4 बनेगा मेरे पास। ओके, और अब आपके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, इन्वर्टिबल 1 1 ऑन 2, नॉन सिंगुलर नॉन इन्वर्टिबल, ये सब चेक करने के मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो डेफिनेशन वाला कि भाई रेंज निकालो, उसका बेसिस निकालो, उससे रैंक मिलेगी, नल स्पेस निकालो, उसका बेसिस निकालो, उससे नलिटी मिलेगी। नलिटी से आपको 1 1 पता चलेगा, रैंक से आपको ऑन 2 पता चलेगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा सीधा मैट्रिक्स का तरीका है। तो इसकी मैट्रिक्स में बताता हूँ क्या आएगी, विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, कुछ दिया हुआ नहीं है, ये भी दिया हुआ नहीं है मान लो, तो फिर स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में। ओके, तो मैं बताता हूँ
-2 1 0 0 -2 1 0 0 ओके 2 -4 1 0। ये सब मैं कैसे बना रहे हैं, ये सब मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको अच्छे से, है ना। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप देखो मेरी रैंक कितनी है, रैंक मतलब पिवट एलिमेंट। A11 के नीचे सभी 0 है, A22 A33 A44 सभी 0 है इनके नीचे। तो इसका मतलब पिवट एलिमेंट मेरे कितने हो गए, 4 पिवट एलिमेंट हो गए। ऑर्डर के इक्वल है, ऑर्डर के मेरे इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ टी कितनी है मेरे पास, 4 आई, क्योंकि रैंक ऑफ टी नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट के इक्वल होती है स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये मेरे पास 4 आई, रैंक टी कितनी है, फुल है। तो इसका मतलब नलिटी मेरे पास कितनी होगी, 0 होगी। तो ये क्या होगी, ऑन टू, इससे मेरे पास 1 1 आ गया। ऑन टू कैसे, क्योंकि रैंक टी मेरे पास कोडोमेन, कोडोमेन मेरा पहले आता है। ओके, तो कोडोमेन के मेरे इक्वल हो गए रैंक, तो मेरे पास 4 हो गई। और इधर रैंक ये नलिटी टी 0 है तो 1 1। अब रैंक टी फुल है, रैंक टी फुल है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ टी मेरा नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ टी मेरा नॉन जीरो होगा। तो मेरे यहाँ पे क्या आएगी, इन्वर्टिबल आएगी। क्या आएगी मेरे पास, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आएगी। ओके, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है, तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो मैंने लिखा क्वेश्चन कि टी R6/R से R4/R, ठीक है, सच दैट टी कुछ भी मतलब इतना दिया हुआ है। देन ए ऑप्शन टी कैन बी 1 1, बी ऑप्शन टी कैन बी ऑन टू, टी कैन बी 1 1 but not onto, D, T can be onto but not 1 1, and E neither onto nor 1 1। तो मेरा T क्या होगा, तो 1 1 onto के लिए मुझे क्या चाहिए, रैंक नलिटी चाहिए, रैंक नलिटी चाहिए। तो कुछ दिया हुआ नहीं है, मैट्रिक्स देखो किस ऑर्डर की बन सकती है मेरे पास, 4 क्रॉस 6, 4 क्रॉस 6। अब बीच में क्या आएगा मुझे कुछ पता नहीं है। ओके, रैंक चाहिए। तो देखो m और n मेरे इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। तो रैंक ऑफ टी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4,6, यानी कि रैंक ऑफ टी मेरे पास ज्यादा है, ये क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 4 होगी, लेस देन इक्वल टू 4 होगी। मान लो ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, रैंक टी, लेट रैंक टी मेरी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। रैंक टी मेरी 4 के इक्वल, ज्यादा से ज्यादा 4 के इक्वल हो सकती है, 4 से आगे तो होगी नहीं। तो अगर 4 के इक्वल हो गई तो मेरे पास कोडोमेन की डायमेंशन आ गई, 4 आ गई। तो इसका मतलब कि ये मेरी टी 1 on 2 हो सकती है, on 2 हो सकती है, इसे लिखा हर जगह पे कैन बी on 2 हो सकती है। ओके, अच्छा 1 1 होगी नहीं होगी, 1 1 होगी क्या नहीं होगी। तो देखो इसके लिए अपन को नलिटी चाहिए 1 1 के लिए, तो क्या करें भाई, डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू रैंक टी प्लस नलिटी टी। डायमेंशन भी कितनी है, 6 इक्वल्स टू रैंक टी, इस टाइम पे 4 है, ज्यादा से ज्यादा 4। भाई नलिटी 0 करनी है, इसके लिए क्या करें, रैंक को ज्यादा से ज्यादा करो। तो रैंक मैक्स टू मैक्स 4 हो सकती है। तो 6 के इक्वल होने के लिए नलिटी को 2 तो होना ही पड़ेगा, नलिटी को 2 तो होना ही पड़ेगा। नलिटी इक्वल्स टू 0, ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब टी मेरी 1 1 तो कभी हो ही नहीं सकती, 1 1 तो टी कभी हो ही नहीं सकती। तो टी कैन बी 1 1 गलत, टी कैन बी ऑन टू करेक्ट, टी कैन बी 1 1 बट नॉट ऑन टू गलत, टी कैन बी ऑन टू बट नॉट 1 1, या दिस वन इज करेक्ट, नाइदर ऑन टू नॉर 1 1, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई कुछ नहीं दिया, बस डोमेन को डोमेन दे दिए और बताओ कि टी मेरी कौन सी होगी, 1 1 होगी या ऑन टू होगी, ये बताओ बस। तो सीधा आपको करना क्या है, मैट्रिक्स के ऑर्डर पर जाओ, रैंक पर जाओ और नलिटी निकालो। ठीक है, जब भी आपके पास 1 1 ऑन टू क्वेश्चन आए, सीधा कुछ मत करो, रैंक और नलिटी पर जाओ और मैट्रिक्स, बस इतना सा है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन ने मैट्रिक्स के ऊपर रिजल्ट्स देखे, प्रॉपर्टी देखी, क्वेश्चंस देखे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन रिजल्ट्स क्वेश्चन पे आप वापस से जो मैंने पीछे करवाया ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन, उनको पूरा करो। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है थोड़े बहुत और क्वेश्चन दे दूंगा मैं अलग से। ठीक है, पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे।
तो मैं क्वेश्चन दूंगा, मतलब करवाऊंगा नहीं, मैं वो क्वेश्चन वो दे दूंगा। इजी क्वेश्चन होंगे, थोड़े नए नए कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वही पुराना होगा, बस थोड़ी अलग अलग चीजों के साथ। क्यों नहीं कि एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।